डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की डिफरेंस में भी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जोक मारने पर हंसेगा या फिर हमें ही मारेगा। दो कॉलम को आप बदल देते हो ना तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, ये दिया हुआ है हमें। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर तो देखिए, सोचिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है और बताइए, बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिविहान, द ओनली प्लेटफॉर्म विद पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट्स, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे किसी भी नए इंसान से अगर मिलते हैं तो पहले पता करना होता है ना कि इंसान कैसा है। हमारे जोक मारने पर हंसेगा या फिर हमें ही मारेगा। उसी प्रकार किसी भी नई चीज को पढ़ने से पहले देखते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, उसके बाद ही हम उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे डिटर्मिनेंट्स की आ जाती है ये, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ये हमने देखा था डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की डिफरेंस में भी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप इसे अच्छे जोक सुनाओ, आप इसे बुरे जोक सुनाओ, या फिर आप अच्छे बुरे मिला दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर देखिए, हमने इस डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भी जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये डिटर्मिनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है, if any two rows and column of a determinant interchange, the numerical value of the determinant remain the same but the sign of the determinant is changed। यानी आप बदलो लेकिन आप शुरू ही मत हो जाओ। आपने एक रो बदल दी कॉलम्स में, ठीक है, आप दो रो बदलोगे तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर गुस्सा होने के प्लेस पर उसका एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब रुक जाओ, इससे ज्यादा मत करो। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की एक से ज्यादा यानी दो रो या दो कॉलम को आप बदल देते हो ना तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो आप एक रो को बदलोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो रो को बदलोगे तो वो नेगेटिव साइन लेकर आएगा। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख रहे तो सीधा जीरो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी हमको इतनी यूज आने वाली कि किसी भी डिटर्मिनेंट के आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो कोशिश करेंगे कि उसकी दो रो या दो कॉलम को एक जैसा ही बना दे। अगर बन गए तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी जो बोलती है if all the elements of any one row or column are multiplied by the same constant then the original determinant is multiplied by that constant। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो नंबर, वो एग्जैक्ट स्केलर नंबर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट की किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 4a, 4b, 4c और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर अगर मेरे पास वैल्यू x आती है तो मैं इस पूरे x के अंदर डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इस 4 को बाहर कैरी ले लूं, बात सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में एक नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में डायरेक्टली हो जाएगा। तो देखा यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। The value of a determinant is zero if all the elements of the row or column are zero। यानी जैसा कि ये तो काफी आइडेंटिकल होगा, हम एक्सपांशन सीख चुके हैं, तो किसी भी आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगर कोई एक रो जीरो हो गई तो मैं तो उसी रो को चूज करूंगी ना। अगर ये पूरी रो जीरो है तो मैं तो इसी रो के लिए एक्सपांड करूंगी तो वो डिटर्मिनेंट पूरा ही जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई भी एक रो जीरो है या कोई भी एक कॉलम जीरो है इसका मतलब वो पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही जीरो है, क्योंकि हम तो स्मार्ट हैं, हम क्यों जाएंगे दूसरे नंबर्स की तरफ। अगर एक पूरी रो हमें जीरो मिल रही है तो हम तो उसी के लिए एक्सपांड करेंगे ना और डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट और सिक्स प्रॉपर्टी। इफ each element of any row or column is the sum of two or more terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant whose other rows or column are the same as in the given determinant। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उसके किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में कुछ नंबर्स हैं जो स्प्लिट वे में लिखे हुए हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 और a3 प्लस लैम्डा 3 लिखा हुआ है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के रूप में डिवाइड कर सकते हो। पहला डिटर्मिनेंट किसके रूल लिए बन जाएगा, a1 a2 a3 के लिए, प्लस करके सेम डिटर्मिनेंट बन जाएगा λ1 λ2 और λ3 के लिए, कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट्स एडिशन में लिखे हुए थे सिर्फ एक रो में, सिर्फ एक रो के अंदर, तो हमने इस पूरे डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। a1 a2 a3 का एक डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस λ1 λ2 λ3 का सेकंड डिटर्मिनेंट हो गया। और ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होती है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त। चलिए, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 3x3 का, जिसमें काफी बड़े बड़े नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। ओके, अब हम जब किसी नए इंसान से मिल चुके हैं, हमें पता है वो कैसे मजाक करने पर हंसता है और कैसे मजाक करने पर रो देता है, तो हम उन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हमने रो ऑपरेशंस पढ़े थे, आपको मैट्रिक्स के टाइम पे रो ऑपरेशंस याद होंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को इजी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा मैट्रिक्स, जो कि है 2 7 65 3 8 75 5 9 एंड 86। ओके ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज देखिए, अगर मैं इन नंबर्स में 9 का मल्टीप्लाई करके इनसे माइनस करूं तो क्या कुछ आसपास के नंबर्स मिलेंगे। 7 9 सा 63 होता है, अगर इसमें से माइनस करूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा। 8 9 सा 73 होता है, इसमें से माइनस करूंगी तो अराउंड 3 आ जाएगा। 9 9 सा 81 होता है, 86 में से माइनस करूंगी तो 5 आ जाएगा। यानी कॉलम ऑपरेशन लगाना है हमें, तो मैंने लगाया कॉलम 3 में, मैंने ऑपरेशन लगाया क्या कि मैं कॉलम 3 को माइनस करूंगी 9 टाइम्स कॉलम 2 से, राइट। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं करा है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे पास एज इट इज रहेंगे। कॉलम 3 65 माइनस 9 टाइम्स कॉलम 2 यानी 7, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 माइनस 9 टाइम्स 8 एंड 86 माइनस 9 टाइम्स 9 हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पर 65 माइनस 63 यानी 2, 75 माइनस 73 72 यानी 3 एंड 86 माइनस 81 यानी 5। अब आप देखिए ध्यान से क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी। वी कैन से दैट कॉलम C1 एंड कॉलम C3 आर आइडेंटिकल, C1 and C3 are identical. Yani we can say that the value of determinant will be equals to 0। यहाँ पर ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास 0, क्योंकि हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा ली और दो कॉलम यहाँ पर आइडेंटिकल प्रूफ हो चुके हैं। तो इस तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज के यूज से डायरेक्टली आप उसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ओमेगा से भरा हुआ है एक डिटर्मिनेंट, राइट। So if omega is a cube root of unity, we have to prove that this whole determinant is equals to 0. So again we gonna use the properties of determinant only. तो देखिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, क्या प्रॉपर्टी है वो, तो प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब देखिए 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, और तीनों रोज में हमारे पास वो चीजें और तीनों कॉलम में भी हमारे पास उस तरीके से ये अरेंज है। तो करना कुछ नहीं है, किसी भी तीनों रो या तीनों कॉलम को हमें ऐड कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। हमने ऑपरेशन क्या लगाया, कॉलम 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके वहां पर लिख दो कॉलम 1 की प्लेस पर। चलिए लिख देते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा, लिख दिया मैंने एज इट इज। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ओमेगा स्क्वायर 1
और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब हम तो स्मार्ट है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है तो वो पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हम तो इसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए एक्सपांड करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 0 बिना किसी मेहनत के, राइट। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमारा अगला सवाल, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट। लिखा हुआ है एक्सपांड नहीं करना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। चलिए तो यहाँ पर हमें 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें कुछ ना कुछ तो करना है ताकि ये 0 के बराबर आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए ये दिया हुआ है हमें। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई रो या कोई ना कोई कॉलम 0 हो जाए, हम किसी भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों रो कॉलम्स को प्लस कर दूं तो क्या होगा, यानी अगर a माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, मैंने तीनों को माइनस कर दिया, तो a माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा। यानी मैं इन्हें प्लस करके देख लेती हूँ, अगर मैं इन्हें प्लस कर देती हूँ तो क्या होगा, अरे प्लस करने पर तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और सारे कैंसिल हो गए मतलब 0 मिल जाएगा। यानी मुझे कॉलम 1 में तीनों कॉलम्स को प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो हमारा ऑपरेशन क्लियर हुआ यहाँ पर। तो करना क्या है, कॉलम 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3। आप कॉलम 2 में भी लगा सकते हो या कॉलम 3 में भी लगा सकते हो, और यही चीज हम किसी भी रो के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकेंड एलिमेंट b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। यहाँ पर जो एलिमेंट बचे हैं वो एज इट इज रहेंगे, a माइनस बी, यहाँ पर c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर अपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास इस पूरी कॉलम में सिर्फ बचेगा 0 0 और 0। और फिर आप क्या करोगे, स्मार्टली इस कॉलम के लिए एक्सपांड करोगे और इस पूरे डिटर्मिनेंट की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0। तो प्रूफ हो जाएगा एंड में। तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक कॉलम या रो को हम 0 बना सकते हैं तो हम जरूर बनाएंगे, और वहां पे उस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू आप क्या लिख दोगे 0। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रही है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार, संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।